हेलो। स्क्रीन विजिबल है? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये डिस्कशन का ये है कि देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। आप लोगों को सबको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बोलो। सही है सर। बाकी लोगों का? सही है सर। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही नहीं, अगर रियल लाइफ में अपना कोई लैंग्वेज का भी बात करें, ह्यूमन स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, चाइनीज, उर्दू, जो भी, तो इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी को इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। एंड व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? अगर कोई पूछेगा हम लोगों से कि व्हाट इज अ ग्रामर, ग्रामर क्या होता है? बोलो, क्या लगता है? किसी को कोई आइडिया व्हाट इज अ ग्रामर? किसी को भी कोई भी आइडिया? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो हमें फॉलो करना होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ग्रामर रूल्स बोल सकते हैं। अ ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट governs the communication in a specific language. So what is a grammar? तो ग्रामर इज अ प्रोटोकॉल। एक कुछ कुछ रूल्स होता है, ये रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज अ सिस्टम। तो ग्रामर इज अ सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को गवर्न करता है इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज की बात करो, आज इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेज की बात करो, तो विदाउट ग्रामर देयर इज नो लैंग्वेज। क्योंकि बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस का कैसे हो सकता है? हम लोग अपने आप कुछ सोच लेते हैं क्या कि अगर किसी को भूख लगा है तो ये बोल दो, तो दूसरा आदमी अपने मन में कुछ और सोच लिया कि मुझे भूख लगेगा तो मैं ये बोलूंगा। मैंने सोचा कि मुझे भूख लगेगा तो मैं ये बोलूंगा। किसी और ने सोचा कि मुझे भूख लगेगा तो मैं ये बोलूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको सबको फॉलो करना होगा। तभी मैं आपके चीजों को समझ पाऊंगा, आपके फीलिंग्स को समझ पाऊंगा, और आप मेरे फीलिंग्स को समझ पाओगे। क्योंकि दोनों का जो फीलिंग्स समझने का जो सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर मैं किसी और सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं कि जैसे अगर कोई बोल देगा ना कि मुझे भूख लगा है, कोई बोल देगा कि आई फील लाइक हंग्री, आई एम हंग्री। मुझे मान लो इंग्लिश नहीं पता, मैं बोल रहा हूं कि मुझे भूख लगा है, और मैं जिसको बोल रहा हूं उसको हिंदी नहीं पता, उसे सिर्फ इंग्लिश पता है, और मुझे इंग्लिश नहीं पता। वो मुझे बोल रहा है कि आई फील लाइक हंग्री, मैं उसे बोल रहा हूं कि मुझे भूख लगा है। दोनों नहीं समझ पा रहा कि एक दूसरे को हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। इट मीन्स अगर यहाँ पे दो लोग हैं, तो दोनों को, अगर वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो दे मस्ट हैव टू नो द सेम ग्रामर। If you know different grammar and someone else know different grammar, then you cannot communicate with him. If you want to communicate with anyone, if you want to communicate with someone, then you and that person both have to know the same grammar. If I know the grammar of Hindi, you know the grammar of English, we cannot communicate. Communication cannot be possible if both parties know different grammar. Because grammar is the set of rules and regulations. Grammar governs the communication. अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हो, मैं उसे समझ पा रहा हूं। कैसे समझ पा रहा हूं? क्योंकि मुझे वो ग्रामर पता है। आप मुझे हिंदी में कुछ बोलोगे, मुझे पता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मुझे हिंदी पता है। हिंदी पता है मतलब हिंदी का ग्रामर पता है। वो अलग बात है कि हमें ग्रामर किसी और तरीके से गलत एक सिस्टम की तरह बताया जाता है। बट अगर सही से ग्रामर बताया जाए ना, जैसे हमारे पास इंडिया में अगर हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, हम लोग सोचते हैं कि लाइक सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया तो हमें लैंग्वेज आ गया है। हम लोग लैंग्वेज कहाँ सीखे हैं? हम जब कॉलेजेस में जाते हैं तो हमारा डे वन स्टार्ट होता है हेलो वर्ल्ड से। हमारा डे वन हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट होता है।
अगर आप इंग्लिश में कहीं पे कहीं सीखने जाते हो इंग्लिश, किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाओगे जिसको इंग्लिश नहीं आता है, आप क्या करोगे वहां पे? यही सिखाओगे कि व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द टाइम, ऐसे सिखाओगे उसको? नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? उसका कैरेक्टर सेट से। मतलब अल्फाबेट्स, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। जब अल्फाबेट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब मान लीजिए पंक्चुएशन होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? वर्ड्स। ये अल्फाबेट से मिला के वर्ड बनता है। अब उसको वर्ड का हम लोग बोलेंगे ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को समझ सको, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, उसको वर्ड्स हम लोग याद करवाएंगे। देखो ये वर्ड ऐसा है, ये वर्ड ऐसा है, इस वर्ड का ये यूज है, इस वर्ड का ये यूज है। हम लोग वर्ड्स का यूज समझाते हैं उन लोगों को। जब वर्ड समझ गया वो, उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाना समझाएंगे। वर्ड्स में भी बहुत तरह के वर्ड्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सब सारे तो वर्ड्स है ना। वर्ड्स के भी तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं। अब ये सब सारे जब अलग अलग कैटेगरीज के हम लोग वर्ड सीख जाते हैं, तब हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। उसमें भी एक्टिव है, पैसिव है, बहुत तरह का सिस्टम है इसके अंदर में। जब ये टोटल, यही तो ग्रामर है। जब ये टोटल चीज आप समझ जाते हो, तब आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में यू कैन स्पीक, यू कैन कम्युनिकेट विद समवन। बट हमारा सिस्टम क्या है? हम डे वन से ही हेलो वर्ल्ड स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोगों को यह भी नहीं पता होता कि प्रिंटफ क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटर क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या होता है जावा में। और अगर सी का बात करें तो ये वर्ड मेन क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल बनाते क्यों है, हेडर फाइल के अंदर क्या क्या चीज रहता है। क्योंकि हेडर फाइल में आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है तो, कि पहले से प्री डिफाइंड बहुत कुछ रहता है उसके अंदर में। क्या क्या रहता है? पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस, पहले से फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, पहले से स्ट्रक्चर्स बना के रखे हुए हैं, पहले से मैक्रो बना के रखे हुए उसके अंदर में, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कि हमें अगर यूज करना हो फ्यूचर में तो हम वहीं से उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब पहले से तो कुछ बना के रखा गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं कि मान लो हमारा एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, और हम कोई स्पेसिफिक डोमेन पे काम करते हैं हमेशा, लाइक हम ई कॉमर्स पे काम करते हैं हमेशा, तो हमें पता है कि ई कॉमर्स में क्या क्या यूज होता है। तो क्यों ना, अगर हमें हमेशा ई कॉमर्स पे ही काम करना है, तो कुछ पहले से चीजों को बना के रख दिया जाए। कहीं पर रखेंगे, उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम में जहां पे हमको उसका जरूरत पड़ेगा। तो अगर सी सी प्लस प्लस की बात करें तो वहां पे हेडर फाइल्स होते हैं। हम लोग अगर सी सी प्लस प्लस से कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो हेडर फाइल्स बना के हम पहले से रख देंगे। वहां से चीजों को जहां पे जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम इंक्लूड कर लेंगे वहां से। अगर हम जावा का बात कर रहे हैं तो जावा में हम लोग वहां पे पैकेज बना के, क्लासेस, इंटरफेसेस बना के पहले से रख देंगे। जब हमें जरूरत होगा जिस चीज का, हम लोग वहां से इंपोर्ट कर लेंगे उसको। जैसे कैसे स्कैनर नाम का क्लास पहले से बना के रखा हुआ है, बफर नाम का क्लास पहले से बना के रखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए वेक्टर है, एरे लिस्ट है, जो पहले से बना के रखा हुआ है, हमें नहीं बनाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो। हम लोग तो ग्रामर पढ़ेंगे ना पहले। इसका मतलब कि यू नो हाउ टू लाइक क्रिएट अ फंक्शन, you know how to create a class, how to create a method, how to create objects, how to make objects communicate with each other. We know everything, but रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए सब कुछ पहले से बना के रखा हुआ है, आप उसको यूज कर लो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई चीज पहले से अवेलेबल नहीं है, तो यू हैव द पावर, यू हैव द नॉलेज टू डिजाइन दैट, इफ यू डोंट हैव दैट लाइक अवेलेबल इन द मार्केट। अगर कोई चीज पहले से अवेलेबल नहीं है तो यू हैव द पावर कि आप उसको खुद से बना सकते हो। लेकिन हमारा कोशिश क्या रहता है? सब कुछ हम लोग पहले से बना के रख दें, कि जब जैसा जरूरत पड़े हम उसको सिर्फ कॉल कर लें, उसको छोटा सा एक कोड होगा इंक्लूड कर लें, अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर लें। सब कुछ आज के टाइम में आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रामर सीखना हमें बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि पहले हम लोग का एक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स का एक बुक होता था, ठीक है। उसमें क्या लिखा रहता था कि जब आप स्टेशन पे बैठ रहे हो तो ऐसे बात करना होगा किसी से, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो ऐसे बात करना होगा, सुबह में किसी से मिलोगे तो गुड मॉर्निंग ऐसे करना होगा, रात में जाओगे तो गुड नाइट ऐसे करना होगा, किसी बैंक में जाओगे तो वहां पे स्पेसिफिक चीजों के बारे में लिखा रहता था कि आप इस प्लेस में जाते हो तो ऐसे ऐसे हम लोग बात करते हैं। बट वो आप रट रहे हो, ये याद कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज को आपको समझना पड़ता है, आप उसको याद करके कुछ नहीं कर सकते हो। देखो हमारे मेमोरी का भी वही सिस्टम है कि हम जो याद करते हैं वो भूलते हैं। कंप्यूटर कभी कोई चीज को नहीं भूलता है। कंप्यूटर कभी भी किसी चीज को भूलता नहीं है और ना ही भूल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका याददाश्त नाम का चीज ही नहीं होता है। याददाश्त अलग चीज होता है, मेमोरी अलग चीज है। यहाँ पे वो किसी चीज को याद नहीं करता है, इसीलिए वो कंप्यूटर भूलता नहीं है। हम याद करते हैं इसीलिए हम भूलते हैं।
हमारे अंदर में डेटा राइट होने का प्रोसेस अलग है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आता है, हमारा जो नॉलेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज में कन्वर्ट होता है प्रोसेस होके, उसका पूरा सिस्टम अलग है, कंप्यूटर का सिस्टम अलग है। भूलता वो है जो याद करता है। हमें क्या होगा ना, समझना है किसी चीज को। याद करने में और समझने में क्या डिफरेंस होता है? याद किया हुआ चीज को आप जल्दी भूल सकते हो, समझा हुआ चीज को बहुत ज्यादा देर तक आपके दिमाग में वो चीज रहता है। तो अगर हमें कोई लैंग्वेज समझना है तो क्यों ना हम इंग्लिश का पहले ग्रामर पढ़ें। ग्रामर के बेस पे ही आप कम्युनिकेट करते हो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में। इफ यू डोंट नो द ग्रामर, इट मींस आपने रट लिया है सब कुछ, आपने याद कर लिया है। तो आपने क्या याद किया था कि जब मैं बैंक में जाऊंगा तो वहां मैनेजर को बोलूंगा कि आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। बट जब आप बैंक में गए तो मैनेजर छुट्टी पे है। अब वहां पे आपको बगल में जाना है क्लर्क के पास। आप क्लर्क के पास गए, तब आप भूल गए कि अरे मैंने तो पढ़ा था कि आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, मैनेजर को बोलना है कि गुड मॉर्निंग सर, आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। अब ये तो क्लर्क है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो हम पढ़ के नहीं आए थे। तो पढ़ के जाओगे क्या, किससे क्या बात करना है? ना समझ के जाओगे चीजों को। लैंग्वेज को हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम हेलो वर्ल्ड कर दिए तो पूरा खुश हो जाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग, ये इंजीनियर जो एक वर्ड है ना, ये अपने आप इस वर्ड में ही एक पावर है। इंजीनियर कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता है। लेकिन हमारे पास इंजीनियर्स कैसे बनते हैं? हमारे पास ऐसे ऐसे भी इंजीनियर्स हैं जिनको अगर सॉर्टिंग सर्चिंग का कुछ प्रोग्राम दे देखो तो नहीं पता, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन नहीं पता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में नहीं पता। क्यों? हम लोग उनको याद करा रहे, सारी चीजों को रटवा रहे हैं, एग्जाम पास करवा रहे हैं। आज हमारे पास इंजीनियरिंग का मकसद यही हो चुका है कि एग्जाम को पास करवाना है कि लो बाबू ये पढ़ लो, एग्जाम पास कर जाओगे। एग्जाम में ये आएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट 5 साल के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कहीं से खोजो, क्या क्या आता है, कैसा पैटर्न आता है। आपको पैटर्न खोजने का क्या जरूरत है? लास्ट ईयर एग्जाम में क्या आया था वो खोजने का क्या जरूरत है आपको? क्यों ना ग्रामर ही पढ़ लो, लैंग्वेज ही पढ़ लो। तो लास्ट ईयर क्या आया था, या 50 साल पहले क्या आया था, या फिर 10 साल बाद क्या आ सकता है, क्या फर्क पड़ता है आपको अगर आपको लैंग्वेज लैंग्वेज के ग्रामर पता है तो? इफ यू नो हाउ टू कोड, हाउ टू प्रोग्राम, क्या फर्क पड़ता है कि 5 साल बाद क्या क्वेश्चन आएगा, उसका टेंशन आपको लेना है? नहीं लेना है। 10 साल पहले क्या था, नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है आपको ये चीजों का। क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वो चीज पता है ना। लेकिन जिसको नहीं पता हो तो उसे फर्क पड़ता है कि लास्ट ईयर देखो तो क्या आया था, इस बार वो रिपीट नहीं होगा रूल के हिसाब से क्योंकि पिछला बार आया था। ऐसे करके एग्जाम पास करोगे? हमें प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करना होगा। आप एक लैंग्वेज कैसे सीखोगे? तो एक लैंग्वेज सीखने से पहले द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू लर्न द ग्रामर, टू अंडरस्टैंड द ग्रामर। इफ यू नो द ग्रामर, you can use that particular language to communicate with anyone, not anyone who knows the same language। आपको अगर इंग्लिश का ग्रामर पता है तो आप उसी से कम्युनिकेट कर सकते हो जिसे भी इंग्लिश का ग्रामर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे हिंदी का ग्रामर पता है, आपको इंग्लिश का ग्रामर पता है, आप आपस में कम्युनिकेट कर पाओगे। कम्युनिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल इन दैट केस। तो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन इन a specific language। हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, सी बोलो, जावा बोलो, पाइथन बोलो, ये सब सारे लैंग्वेजेस हैं। तो आप किसी लैंग्वेज को खत्म कैसे कर लिए विदाउट नोइंग द ग्रामर? हमारे पास होता है। अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या कुछ भी है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों का इसमें गलती है, हमारा भी गलती है, कुछ सिस्टम का भी गलती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि सिलेबस सही है तो सिलेबस को बताने वाला अलग ही तरीके से बता रहा है कि ये क्या है। हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए? सिस्टम ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। कोई भी लैंग्वेज आप स्टार्ट करो, आप पाइथन स्टार्ट करो, जावा स्टार्ट करो, सी स्टार्ट करो, सी प्लस प्लस स्टार्ट करो, एसक्यूएल स्टार्ट करो, कुछ भी जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको ग्रामर पर ध्यान देना होगा। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे भी इंजीनियर्स हैं जिन्हें ग्रामर नहीं पता, बट वो कॉन्फिडेंट है पूरा, मुझे लैंग्वेज पता है। पता नहीं कहां से वो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि विदाउट ग्रामर आप गलती कर सकते हो उसमें। लोगों को बहुत सारे जगह पे उन्हें इफ एल्स तक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या है। एरे में प्रॉब्लम होता है। लाइक अगर कोई आपसे बोल दे कि एरे तो हम लोग सबको ही पढ़ते हैं, एरे 0 से स्टार्ट होता है उसका इंडेक्स।
तो एरे का इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये डिफॉल्ट है, वैसा ही बनाया गया है। एरे को बनाया गया है क्या वैसा? या हमारा मेमोरी वैसा बनाया गया है? कौन सा सही है? वो मेमोरी के अकॉर्डिंग होता है। एरे को वैसा नहीं बनाया गया कि एरे 0 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा? रीजन क्या है उसका? एरे का 0 से स्टार्ट होने का? एरे कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्यों लेता है? एरे सेम टाइप का डेटा क्यों लेता है? ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कैसे काम करता है? स्टोरेज क्लासेस क्या होता है हमारा, अगर सी का हम बात करें तो? जावा में भी हम लोग बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का, तो कोई पूछता है ना कि व्हाट इज अ क्लास? बहुत सारे लोग बोलेंगे क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पढ़ लिए हैं कहीं ना कहीं से इंटरनेट से? उसका मीनिंग समझाओ तो। ब्लूप्रिंट क्या है? क्लास बनाते क्यों है? आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्लब क्लास बनाना है? व्हेन डू वी नीड अ क्लास? क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्लास तो मुझे पता है कि जावा में, पाइथन में, किसी भी चीज में, सी प्लस प्लस में क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। क्यों, कब बनाना है मुझे? मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मुझे क्लास बनाना है? ये आपको कैसे पता चलेगा? क्लास होता क्या है? ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? फंक्शन क्या होते हैं? अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, मेथड क्या होता है। फंक्शन और मेथड ये दोनों में डिफरेंस होता है। फंक्शन अलग चीज है, मेथड अलग चीज है। फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हो। बट मेथड डिपेंड होता है क्लास के ऊपर में, वो क्लास का एक पार्ट है। अगर आपको किसी क्लास के अंदर का कोई मेथड को कॉल करना होगा, तो या तो उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना होगा, या तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल करना होगा। विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम लोग कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम के थ्रू, अगर वो स्टैटिक मेथड है तो कॉल तो करना होगा ना उसका क्लास का नाम के थ्रू या फिर ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी क्लास का नाम लगता है, और क्लास के नाम के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। इट मींस ये डिपेंड कर रहा है ना किसी के ऊपर में, आप डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते हो। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बट फंक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये तीनों में ही फंक्शन होता है। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो सी में सिर्फ फंक्शन होता है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस और पाइथन दोनों में फंक्शन भी होता है, मेथड भी होता है, क्योंकि वहां पे क्लास भी सपोर्ट करता है। बट जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको क्लास बनाना ही पड़ेगा सी प्लस प्लस और पाइथन में। विदाउट क्लास भी आप कोड कर सकते हो। बट जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ भी, एक हेलो वर्ल्ड भी करना होगा तो आपको क्लास बनाना पड़ेगा। विदाउट क्लास आप कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ फंक्शंस नहीं होते हैं जावा में, यहाँ सिर्फ मेथड्स होते हैं। फंक्शन मेथड में डिफरेंस क्या होता है? ये हमारा डेटा टाइप के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत बार हम लोग ये पूछते हैं ना कि लाइक इंट नम इक्वल टू 5, ये 5 कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बस बोलते हैं कि नम इंटीजर है तो नंबर होगा, पॉइंट में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर है, पॉइंट में स्टोर करने के लिए फ्लोट चाहिए। उन्हें पूरा डिटेल नहीं पता उनका कि अंदर मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है डेटा। अगर कोई निगेटिव नंबर कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट करता है तो क्यों, कैसे होता है वो? अगर मुझे -5 स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, जो भी हम लोग पढ़ते थे, क्या ऐसे ही पढ़ लिए या उसका जरूरत है कुछ? मतलब किसी ने बोल दिया पढ़ लो तो पढ़ लेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या जरूरत है? फ्लोट और डबल में कैसे डेटा रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर मेमोरी में? क्योंकि उसके लिए हम लोग को IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है। ये सब सारा इसके ग्रामर में है। अगर आपको ग्रामर नहीं पता, आप कैसे सोच सकते हो कि मुझे लैंग्वेज आता है और मैं लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता हूं किसी भी तरह से, किसी से भी, कैसे भी? ग्रामर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर में सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कैरेक्टर सेट। जैसे इंग्लिश में ABCD होता है, साइन सिंबल्स, वैसे यहाँ पे भी होता है। C++ में कैरेक्टर सेट क्या होता है? ASCII, जो 1 बाइट का होता है, 8 बिट्स, 256 टोटल साइन सिंबल्स होते हैं जो वहां पे सपोर्ट करता है। जावा यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, वो सिर्फ 2 बाइट्स का होता है। बहुत बार देखना, कभी आपसे कोई पूछेगा कि ये जो कैर नाम का डेटा टाइप है, वो C++ में 1 बाइट का होता है, जावा में 2 बाइट्स का होता है। क्यों? तो ये जो कैर है ना, मतलब ये कैरेक्टर सेट से होता है कि आपका ये लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट क्या है, उसके हिसाब से वो कैर डेटा टाइप बनाया गया है। तो आपका लैंग्वेज जिस कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, उस पे आपका कैर डेटा टाइप का साइज डिपेंड करता है। अगर C++ पे जो कैरेक्टर सेट होता है वो होता है ASCII, ASCII 1 बाइट का होता है, इसीलिए आपके C++ पे कैर डेटा टाइप का साइज 1 बाइट होता है। बट जब अगर पाइथन, जावा का बात करें हम लोग, पाइथन में कैर डेटा टाइप होता ही नहीं है, वहां पे स्ट्रिंग है पूरा पूरी कॉन्सेप्ट। जावा में क्या होता है हमारा? जावा में कैर 2 बाइट्स का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जावा यूनिकोड को सपोर्ट करता है, और यूनिकोड 2 बाइट्स का होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कैर डेटा टाइप होता है, इसका साइज किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, लाइक व्हाट कैरेक्टर सेट दिस लैंग्वेज सपोर्ट्स।
कैरेक्टर सेट से हमारा सब कुछ स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टोकन्स में। ये टोकन क्या होता है? द टोकन इज अ लाइक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का सबसे छोटा छोटा पार्ट वो टोकन होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, रॉड, मिट्टी, पानी, ये सब सारा एक एक चीज है। ये सारे चीजों को मिलके क्या होता है? एक घर बनता है। कोई सब्जी बनाता है, सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? तेल, मसाला, जीरा, धनिया, अदरक, प्याज, लहसुन, जो भी चीज का बना, ये सब सारे चीजों को मिला के सब्जी बनता है। एक प्रोग्राम कैसे बनता है? तो दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो 5 चीज से मिलकर बनता है। वो पांचों क्या है? टोकन्स है। टोकन्स, पहला क्या होता है? रिजर्व कीवर्ड। दूसरा आइडेंटिफायर। तीसरा ऑपरेटर। चौथा सेपरेटर। पांचवा लिटरल। ये 5 चीज है। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो, इस पांचों के अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। गारंटी है कि इस पांचों के अलावा उस प्रोग्राम में कुछ नहीं मिलेगा। आप दुनिया का कोई भी प्रोग्राम लेके आओ, जावा लाओ, पाइथन लाओ, सी लाओ, सी प्लस प्लस लाओ, दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख के लाओ, उसमें इस 5 चीज को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, हम लोग वर्ड में एक छोटा सा सी का ही प्रोग्राम लिखते हैं। इंट num1 इक्वल टू 5, कॉमा num2 इक्वल टू 6, इंट sum इक्वल टू num1 प्लस num2, रिजल्ट इक्वल टू %d। सी में है, चलो उसे खत्म कर दिए। ये क्या है? रिजर्व कीवर्ड, स्पेस, सेपरेटर, आइडेंटिफायर, सेपरेटर, सेपरेटर, रिजर्व कीवर्ड, सेपरेटर, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल, सेपरेटर, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल, सेपरेटर, सेपरेटर, आइडेंटिफायर, स्पेस, सेपरेटर। आइडेंटिफायर मतलब नाम, कोई भी नाम, फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, मेथड का नाम, मैक्रो का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी नाम, नाम मतलब आइडेंटिफायर। रिजर्व कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, सेपरेटर, आइडेंटिफायर, सेपरेटर, सेपरेटर, स्ट्रिंग, लिटरल, सेपरेटर, सेपरेटर, आइडेंटिफायर, सेपरेटर, सेपरेटर, सेपरेटर। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो, कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर बना लो आप, ये 5 चीज को छोड़कर उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले ये 5 चीज को पढ़े। ये क्या होता है? लोगों को ऑपरेटर्स पता होता है, बट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी नहीं पता होता है। प्रेसिडेंस तो पढ़ लेते हैं कि ये ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई है, ये प्रायोरिटी लो है। जो हाई प्रायोरिटी का है पहले हम उसको यूज करना है, उसके बाद उससे लो प्रायोरिटी का। बट व्हाट इफ यू हैव मोर देन वन ऑपरेटर्स विद द सेम प्रायोरिटी? अब आप क्या करोगे? तो कुछ भी यूज कर दोगे, किसी को भी पहले कर लो? ऐसा नहीं होता है। तब वहां एसोसिएटिविटी का रूल होता है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। आइडेंटिफायर का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो एक प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जावा में हमारा एक रूल होता है कि जब क्लास का नाम लिखोगे, वो टाइटल केस में होना चाहिए। मतलब कि अगर एक क्लास का नाम, एक नाम जो होगा, क्लास का नाम, इंटरफेस का नाम, उसमें अगर एक से ज्यादा वर्ड्स है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, मतलब टाइटल केस। अगर कोई मेथड हो गया, मेथड या बनाए या आइडेंटिफायर हम वेरिएबल बनाए उसके अंदर में, उसके लिए हम लोग कैमल केस का यूज करते हैं। आप इसको फॉलो नहीं भी कर सकते हो, बट अगर आप एक डेवलपर हो, डेवलपर्स का भी अपना एक कम्युनिटी है, उसका भी अपना एक सिस्टम है कि हमें ऐसे प्रोग्राम करना है, नाम ऐसा लिखना है, तो क्लास का नाम ऐसे लिखना है, तो फंक्शन का नाम ऐसे लिखना है, कुछ मीनिंगफुल नाम लिखना है, कुछ भी लिख दोगे। हम यहाँ पे चाहे तो num1 ना लिख के ए भी लिख सकते थे, यहाँ बी भी लिख सकते थे, बट ये उतना ठीक नहीं है। यहाँ सी भी लिख सकते थे। ये एबीसी क्या है? कुछ तो ऐसा नाम रखो जो मीनिंगफुल हो। कुछ मीनिंग ही नहीं है। टोकन्स हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। उसके बाद क्या है टोकन्स के बाद? तब हम लोग का आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लूप पढ़ते हैं हम लोग, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग कि हमें इनपुट आउटपुट कैसे करना है। कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट कैसे कराते हैं, आउटपुट कैसे कराते हैं हम लोग।
एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है? जब आउटपुट के टाइम में हम आउटपुट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, आउटपुट स्ट्रिंग को, ये एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? डेटा टाइप के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप स्पेसिफायर्स, डेटा टाइप मॉडिफायर्स, डेटा टाइप क्वालिफायर्स। अब डेटा टाइप में भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, रैपर क्लासेस। अगर जावा में बात करें तो सी में तो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, सी प्लस प्लस में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एरे कैसे पढ़ेंगे, मतलब कि सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, ये सब सारा ग्रामर है। हमें पहले ग्रामर, हमें सिस्टम पता होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना चाहिए हमें कि एरे का सिस्टम, एरे का रूल्स एंड रेगुलेशंस, एरे काम कैसे करता है, कैसे करता है, ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये इंडेक्स का सिस्टम क्या है, ये जीरो से क्यों स्टार्ट होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्यों ले रहा है, ये एड्रेस वगैरह, एरे एड्रेस पे कैसे काम करता है, वन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर क्लास का बात करेंगे तो क्लास क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, ये क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ओओपी उप्स का जो प्रिंसिपल है, पहले प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, थ्योरी पढ़ लेने से सिर्फ नहीं होता है। कि हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, क्या हाइडिंग, कैसे हाइड करोगे, बताओ, करके दिखाओ, प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करोगे उसको। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है। हम लोग जब डेटा टाइप्स की बात करते हैं ना, तो वो कौन से मेमोरी में जगह लेता है, डेटा टाइप प्राइमरी मेमोरी में। बट प्राइमरी मेमोरी तो वोलेटाइल होता है, आपका कंप्यूटर जब बंद होगा उसके बाद तो उस मेमोरी में कुछ रहेगा ही नहीं, तब आपको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ेगा। मतलब हम कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना चाहते हैं जो परमानेंट रहे मेरे कंप्यूटर में, कंप्यूटर बंद रहेगा तो भी वो डेटा रहे, तो आपको फाइल पे काम करना होगा फिर। अब फाइल क्या होता है, फोल्डर्स क्या होते हैं, हमें जब तक ये पूरा ग्रामर, इसका सिस्टम नहीं पता होगा तब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हम लोग पहले सारा ग्रामर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाके किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हम लोग। लेकिन ग्रामर यू हैव टू नो एट फर्स्ट। कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का आपको ग्रामर पहले पढ़ना पड़ता है। और उस पर हम लोग ये सब सारा जब पढ़ते हैं ना, सबका प्रैक्टिस भी करते हैं। आपने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा, फिर उसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। इफ कैसे काम करता है, अगर सी प्लस प्लस में बात करें तो इफ ट्रू पे काम नहीं करता है, इफ नॉट फॉल्स पे काम करता है। क्योंकि फॉल्स मतलब जीरो, मतलब नॉट फॉल्स, नॉट जीरो पे काम करता है। जीरो छोड़ के इफ में कुछ भी लिख दो, माइनस नेगेटिव नंबर लिख दो, पॉजिटिव नंबर लिख दो, वो काम करेगा। क्योंकि इफ एल्स में, सॉरी, सी प्लस प्लस में जो इफ स्टेटमेंट होता है वो नॉट जीरो पे काम करता है, नॉट फॉल्स पे, ट्रू पे नहीं, नॉट फॉल्स पे काम करता है। बट जावा पाइथन में बुलियन ट्रू पे काम करता है, नॉट फॉल्स पे नहीं, बुलियन ट्रू, ट्रू फॉल्स, वो ट्रू पे काम करता है। स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्विच केस में क्या होता है कि हमें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें ब्रेक लगाना जरूरी है, क्यों लगाना जरूरी है, क्या स्विच केस में कहीं पर लिखा गया क्या कि ब्रेक जबरदस्ती कि लगाना ही पड़ेगा, डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम पे। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना कि मुझे अगर केस वन मैच कर गया तो वहां से 1 2 3 4 जो केस में लिखे थे वो सारा एग्जीक्यूट करना चाहिए, आप ब्रेक नहीं लगाओगे। हम चाहते हैं कि अगर केस टू मैच कर गया तो फिर वहां से केस टू, केस थ्री, केस फोर में जो लिखेंगे वो हमें प्रिंट करना है या कोई काम करना है। अगर केस थ्री मैच कर गया तो फिर थ्री से नीचे तक जितना सारा है सारा मेरा काम करना चाहिए, तब आप ब्रेक नहीं लगाओगे। लेकिन आपको कभी जरूरत पड़ता है कि नहीं, मुझे केस वन मैच किया तो सिर्फ वन पे काम करना है, टू पे नहीं जाना है, तो वन पे काम करने के बाद बाहर निकलो, ब्रेक से उसको ब्रेक कर दो, स्विच केस को। जरूरी तो नहीं है कि मुझे ब्रेक लगाना है। कहीं पे स्विच केस के सिंटैक्स में लिखा हुआ है क्या ब्रेक, कि ब्रेक लगाना ही पड़ेगा आपको। कहीं पे ये भी लिखा हुआ क्या कि जो डिफॉल्ट लिखते हो वो सबसे लास्ट में लिखना है, बीच में नहीं लिख सकते हो, सबसे ऊपर नहीं लिख सकते हो। क्या ब्रेक के बाद, सॉरी, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है। डिपेंड करता है हम डिफॉल्ट लिख कहां पे रहे हैं, डिपेंड करता है कि मेरा प्रॉब्लम किस तरह का है। ब्रेक इज नॉट कंपल्सरी इन स्विच केस, switch is compulsory, that is the reserved keyword, case is compulsory, default is also not compulsory. It depends on the situation, the problem, that if you need the default statement or not. लूप में बहुत सारे लोगों का सिंटैक्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सिंटैक्स पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल के साथ कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, ऐसे फॉर लूप है, ये व्हाइल लूप है, ये डू व्हाइल लूप है।
व्हाट अबाउट एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप? जैसे फॉर और वाइल एंट्री कंट्रोल लूप है, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है। चलो ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर लूप का कितना वैरायटी का सिंटेक्स है? क्या फॉर लूप के अंदर में चीजों को लिखना जरूरी है हमें? जैसे हम लिखते हैं ना कि फॉर, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे, कंडीशन नहीं देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लिखेंगे, क्या ये सही है? सही है। हम ऊपर में इनिशियलाइज कर देंगे, अंदर में कंडीशन दे देंगे, इसको हटा के क्या ये सही है? सेमीकोलन, क्या ये सही है? ये भी सही है। इसका मतलब कि फॉर के अंदर में कोई स्टेटमेंट नहीं है, जो है बस इतना ही है। फॉर के अंदर में उसका कोई बॉडी नहीं है, वो किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, वो खुद बस एग्जीक्यूट हो जा रहा है। बहुत सारे सिंटैक्स है जो हमें समझना पड़ेगा, ये सारे ग्रामर्स में होते हैं। स्टोरेज क्लासेस क्या होता है सी सी प्लस प्लस में? जैसे ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या होता है? तो सीपीयू रजिस्टर। अगर आपसे कोई पूछेगा प्राइमरी मेमोरी, हर कोई बोल देगा रैम, रैम को छोड़कर और कुछ? बस शांत, रैम को छोड़कर और कुछ? सीपीयू रजिस्टर भी तो प्राइमरी मेमोरी है। उतना छोड़ दो आप लोग अभी कि ये ग्रामर क्या है। हम लोग तो इस चीज में भी फंस जाते हैं ना कि कभी कभी स्टूडेंट्स या किसी से पूछते हैं ना कि कंप्यूटर का कितना पार्ट्स होता है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी कभी कभी बोलता है हम लोगों को कि सर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। उसे ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर का दो पार्ट्स होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक बच्चा आईटी में बीटेक करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बट उससे जब हम लोग पूछते हैं ना कि व्हाट इज एन आईटी, बोलता सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसको लगता है कि उसको बस आंसर दे दिया उसने। भाई मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा था, मैं आईटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज टेक्नोलॉजी? देयर आर टू वर्ड्स। अब इंफॉर्मेशन उनसे पूछो तो नहीं पता, इंफॉर्मेशन क्या होता है सोचने लगेंगे वो लोग। हमें इंजीनियर बना दिया गया है। एक साइंस के स्टूडेंट को एमएससी कर लिया है मैथ्स में ऑनर्स, बट उसे ये नहीं पता कि व्हाट इज मैथ्स, व्हाट इज साइंस। उसे साइंस का डेफिनेशन तक नहीं पता। क्या डेफिनेशन पता होना हमें जरूरी है? तो जरूरी है। आपको यही नहीं पता कि साइंस होता क्या है, तो आप उसको पढ़ कैसे लिए? क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि साइंस क्या होता है, उस दिन आप साइंस में इन्वेंट कर दोगे, कुछ डिस्कवर करने लगोगे चीजों को इस यूनिवर्स में। क्योंकि आपको तो डिफाइन डेफिनेशन ही नहीं पता उस चीज का। आपको पता ही नहीं कि साइंस क्या होता है। आप बस रटते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिया। अरे आप तो पढ़ा ही नहीं कि साइंस क्या होता है। कंप्यूटर साइंस में लोग बीटेक कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है। डेटा साइंस में लोग बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि डेटा साइंस साइंस क्या होता है, डेटा क्या होता है उनको नहीं पता। लेकिन उनका डेटा साइंस कंप्लीट हो चुका है। लोग मशीन लर्निंग एआई में आजकल बीटेक कर रहे हैं, एआई में। लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है पहले ये बताओ। तो हमारा सिस्टम क्या है ना, पढ़ तो हम लोग सब कुछ लेते हैं अपने हिसाब से, खुद सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने पढ़ लिया है। बट आपके सेटिस्फाइड होने से सब कुछ नहीं होता है ना। जिसे ये नहीं पता कि इंटेलिजेंस क्या होता है, क्या वो एआई पे काम कर सकता है? क्या लगता है, मतलब कैसे काम करता होगा एआई पे, जिसको एआई पता ही नहीं है? एआई होता क्या है उसको नहीं पता। किसी को ये नहीं पता कि साइंस क्या होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट बन गया। ऐसा कभी होता है क्या? साइंस ही नहीं पता उसको क्या होता है। सारा सिस्टम जैसे तैसे बना के रखा हुआ है। कभी कभी ऐसे लोग भी हमें पढ़ाते हैं जो आज तक लाइफ में कभी जिंदगी में सॉफ्टवेयर नहीं बनाए हैं, और हमें पढ़ाते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। पता नहीं कैसे समझ में आता है हमें। आज क्यों होता है ऐसा? हम लोग बोलते हैं कि हमें इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल्स से हमें ट्रेनिंग लेना है। हम यहाँ ट्रेनिंग लेने देने की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम बता रहे हैं कि अगर आपको कोई डेटाबेस पढ़ा रहा है और 10 साल से वो ओरेकल कंपनी में काम कर रहा है, 10 साल से बहुत सारे डेटाबेस पे वो काम किया, बड़े बड़े कंपनीज का ई कॉमर्स के डेटाबेस पे काम किया, बहुत सारी चीजों में उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में थ्योरी पढ़ते हैं, वहां पे वो लोग प्रैक्टिकली उस चीज को इंप्लीमेंट करता है, उसको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है, क्यों करना है। हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे भी ट्रेनर्स हैं ना, जो हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हमें पढ़ाते हैं, जो लाइफ में आज तक कभी प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ के हमें पढ़ा रहे हैं। तो जो आज तक कभी लाइफ में, अगर हमें कोई नेटवर्किंग पढ़ा रहा है, मान लो कोई ऐसा ट्रेनर होता है जो सिस्को कंपनी में, कोई बहुत बड़ा नेटवर्किंग कंपनी में 10 साल, 12 साल, 15 साल से नेटवर्क इंजीनियर है, वो हमें पढ़ाएगा। उसको पता है ना प्रैक्टिकल काम कैसे होता है।
वो कैसे क्लाइंट्स का काम करता है। लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत जरूरी होता है हमें। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे भी इंजीनियर्स को देखे हैं, मोटर व्हीकल के या फिर मैकेनिकल या बहुत सारी चीजों का, जिनको गाड़ी दे दोगे ना अपना, तो उनको पता नहीं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और एक ऐसा भी इंसान होगा जिसने इंजीनियरिंग नहीं किया है, बट प्रैक्टिकल वो 10 साल से काम कर रहा है उस चीज पे। वो आपके गाड़ी के जब एक्सीलेटर देगा ना, उसके साउंड, उसका आवाज से वो बता देगा गाड़ी में कौन सा पार्ट्स में प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। थ्योरी पढ़ के डिग्री ले लेने से कि हम पीएचडी कर लिए, हम बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, क्या कर लोगे? सिस्टम आपको पता होना चाहिए पहले। हमें ग्रामर पढ़ना है। कभी नाम भी सुने हो ग्रामर का? कॉलेज में चाहे कहीं पे भी, कि हमें सी सी प्लस प्लस में, जावा में कभी किसी ने ग्रामर भी पढ़ाया है? आप खुद सोच सकते हो कि अगर किसी ने आपको ये बोला कि ये एक लैंग्वेज है, जावा, सी सी प्लस प्लस, पाइथन, कोई भी चीज, तो इफ इट इज लैंग्वेज, इट मस्ट हैव अ ग्रामर। क्योंकि अगर लैंग्वेज है तो ग्रामर इसका जरूर होना चाहिए। क्या ग्रामर आपको बताया गया? और अगर बताया गया तो किस तरह से बताया गया? क्या बोल के बताया गया? लोगों को तो ये टोकन्स तक ठीक से नहीं पता होता है। आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों को नहीं पता होता है। ऑपरेटर्स में लोग फंस जाते हैं, कभी भी कुछ भी टाइप कास्टिंग कहीं से भी कुछ भी कर दिए, या फिर कोई भी ऑपरेशन कुछ भी कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा ऑपरेटर का प्रायोरिटी क्या है और उनका एसोसिएटिविटी क्या है। तो यहाँ हमारा ये वेबिनार का या फिर ये डिस्कशन का टॉपिक, मतलब इस टॉपिक पे जो डिस्कशन है, इसका कराने का रीजन क्या है? ये चीज बस हमें ये समझना कि देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। अगर आपको अपने लाइफ में कोई भी लैंग्वेज सीखना हो, आपको सबसे पहले उसका ग्रामर सीखना होगा। विदाउट ग्रामर आप लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। सारे चीजों का रीजन अगर ये है तो ये क्यों है, क्यों आपको समझना होगा। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, उसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी होता है, फाइल हैंडलिंग भी होता है, हेडर फाइल्स, पैकेजेस, एक्सेस मॉडिफायर्स, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें। तो बस टॉपिक ये है, बताना ये चाह रहे हैं कि देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, सो यू हैव टू लर्न इट्स ग्रामर एट फर्स्ट। हमारा आज का टॉपिक यही था। अगर कोई डाउट होगा, इसको हम लोग वीडियो को डाल देंगे, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे ही। अगर कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो रहा है तो आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हो, हम लोग आपको आंसर देंगे उसका, कि वो क्या है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो फिर कोई दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।